आज की इस वीडियो में हम देखेंगे गॉस का जो है चौथा अनुप्रयोग। समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए इसके पहले के जो तीन अनुप्रयोग को हम देख चुके हैं। अब बारी है चौथे अनुप्रयोग की। इस वीडियो में हम चौथे अनुप्रयोग को देखेंगे और हम आपको बता दें कि सभी अनुप्रयोगों की तरह यह भी अनुप्रयोग है। यदि आप इसके डायग्राम को अच्छे से समझ लेते हैं तो जो अनुप्रयोग का जो सूत्र हमें प्राप्त करना है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसका डेरिवेशन, मतलब पूरा अनुप्रयोग चौथा। तो देखिए चौथा अनुप्रयोग क्या है, समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित। यही जान लीजिए प्रश्न है, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर यदि हम डेरिवेशन करेंगे तो बहुत सरल हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें क्या कह रहा है कि समान पृष्ठ घनत्व के निकट स्थित धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसमें सबसे पहले हम दो प्लेट लेंगे और दोनों प्लेटें समान पृष्ठ घनत्व की होंगी। जैसा कि इसमें कहा गया कि समान पृष्ठ घनत्व, दोनों प्लेटें जो होंगी वो समान पृष्ठ घनत्व की होंगी और एक प्लेट धन होगी और एक प्लेट ऋण आवेशित होगी, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं। ये जो दोनों प्लेट हैं, इन दोनों प्लेटों के बाहर, जैसे यहाँ पर इन दोनों प्लेटों के बाहर इस साइड कहीं भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इन दोनों प्लेटों के अंदर कहीं पर भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और एक चीज़ इसमें आप यह जान लीजिए, जैसे कि यदि हम बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे होगी वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे होगी। मतलब यदि हम बाहर कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लें तो जान लीजिए कहीं पर भी देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी होगी। अब जैसे मान लीजिए अंदर की बात करें, अंदर यदि हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ निकाले, शून्य निकला, तो चाहे यहाँ देखेंगे, चाहे यहाँ देखेंगे, चाहे यहाँ देखेंगे, चाहे यहाँ, वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य ही होगी। तो इसमें सबसे पहले समझने वाली बात यह है, यदि आप डायग्राम को अच्छे से समझते हैं तो ये बहुत सरल हो जाएगा। तो इसीलिए डायग्राम पे ज़्यादा हमें फोकस करना है, इसके बाद सब चीज़ें बहुत सरल हैं। तो पहले देखिए जो पहली प्लेट है, इस पहले प्लेट के कारण एक बार हम देखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर, एक बार वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे अंदर। फिर ये जो दूसरी प्लेट है, इस दूसरी प्लेट के कारण बाहर देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और कौन सी दिशा है। इसी प्रकार से दूसरी प्लेट के कारण अंदर देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है और उसकी दिशा क्या है। तो अब देखिए जो पहली प्लेट है, अब देखिए हम बाहर यहाँ पर भी ज्ञात कर सकते हैं, यहाँ पर भी, लेकिन हम मान लीजिए हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो देख लीजिए एक बिंदु हम यहाँ पे P ले लिए, एक बिंदु देख लीजिए P है, यहाँ ए बाहर है, और एक बिंदु हम मान लेते हैं Q। तो बिंदु P और बिंदु Q पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु P जो है बाहर है, बिंदु Q जो है दोनों प्लेटों के अंदर है। तो देखिए जो बिंदु P है, इस बिंदु P पर पहले प्लेट है, पहले प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, पहले प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा उसे हम E1 से व्यक्त करेंगे और जो दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र होगा उसे E2 से व्यक्त करेंगे। तो अब हम देखते हैं पहले प्लेट के कारण बिंदु P यानी प्लेटों के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो देखिए पहले प्लेट के कारण बिंदु E पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वह होगी E1 होगी, और इसकी जो दिशा है वो प्लेट से बाहर की तरफ होगी, इस साइड होगी। आपको इसी चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक। इसकी दिशा बाहर की ओर होगी। अब हम दूसरे प्लेट के कारण बाहर की ओर देखेंगे कि इसकी दिशा क्या है। तो देखिए एक चीज़ आप जान लीजिए, जो ऋण आवेशित प्लेट है उसकी दिशा हमेशा प्लेट की ओर ही होती है। तो देखिए प्लेट इस साइड है तो इसकी दिशा क्या होगी, ये देखिए E1 की दिशा है इस साइड। अब हम इसी प्रकार से देखेंगे E2 की दिशा क्या है भाई, E2 की दिशा इस साइड। तो देख लीजिए जो E1 है उसकी डायरेक्शन पहले प्लेट के कारण जो प्लेटों के बाहर की दिशा है विद्युत क्षेत्र वो इस साइड है, और जो दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा वो प्लेट की ओर है। यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे के विपरीत है। ये तो प्लेट के बाहर की स्थिति है। अब हम देखेंगे प्लेट के अंदर की ओर कि इनकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के अंदर की ओर क्या है। तो देखिए प्लेट के अंदर की ओर देखिए एक चीज़, अब पहले प्लेट के कारण बिंदु Q पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वह होगा क्या, E1, और इसकी दिशा आप देख ही रहे हैं इसी साइड होगा, ठीक। और जो दूसरे प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी
वो उसे हम कहेंगे E2। और हमने बताया जो ऋण आवेशित प्लेट है उसकी जो दिशा होती है वह प्लेट की ओर ही होगी। तो जो E2 है इसकी दिशा है ये। तो पहले प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वो प्लेट के बाहर की ओर। देखिए यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो बाहर है। यहाँ पर भी देखिए जो पहले प्लेट के कारण है विद्युत क्षेत्र वह भी बाहर की ओर ही है, प्लेट से बाहर की ओर ही है। अब देखिए जो हम दूसरी प्लेट है उसकी दिशा हमेशा जो है प्लेट की ओर होती है। तो जब बाहर निकाले तो इस साइड निकला, और जब इस अंदर निकाल रहे हैं विद्युत दोनों प्लेटों के तो इस साइड निकला, यानी कि प्लेट की ओर। तो यहाँ पर जो प्लेट के अंदर है दोनों की डायरेक्शन समान है और बाहर दोनों की डायरेक्शन विपरीत है। अब देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि देखिए जो डायग्राम है जब आप उसे अच्छे से समझ लेंगे तो जो आपका ये डेरिवेशन है बहुत सरल हो जाता है। ठीक, तो देखिए वही चीज़ हम यहाँ पे पूरा लिख दिए कि भाई माना दो समांतर, देख लीजिए वही चीज़ पूरा यहाँ पे है कि माना दो अचालक प्लेटें एक दूसरे के समांतर व निकट स्थित हैं। प्लेट एक पर धनावेश है तथा प्लेट दो पर ऋणावेश है। ये दोनों पृष्ठों पर पृष्ठ आवेश घनत्व यानी कि सिग्मा जिसे हम कहते हैं, जो कि आप पहले चैप्टर में पढ़े हैं, यह जो है समान है। माना दोनों प्लेटों के बीच स्थित किसी बिंदु P पर, जो कि यहाँ पे है, और दोनों प्लेट के किसी बिंदु P पर वह प्लेटों के बाहर किसी बिंदु Q पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। तो यही चीज़ हम लिख दिए, जो कि आप भी लिख सकते हैं अपने अनुसार, कोई जरूरी नहीं जैसा यहाँ पे लिखा गया वैसे ही लिखे, केवल चीज़ें समझने की बात है। अब देखिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम जैसा कि बताएं जो चौथा अनुप्रयोग है उसमें थोड़ा सा जो तीसरा अनुप्रयोग है उससे आपको आना चाहिए, क्योंकि चौथे अनुप्रयोग में तीसरे अनुप्रयोग का यूज़ है। ठीक, तो वही चीज़ अब हम यहाँ पे लिख दिए कि हम जानते हैं कि किसी आवेशित अचालक के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। यह जो है हम गॉस का जो तीसरा अनुप्रयोग है उस तीसरे अनुप्रयोग में, तो इसे हम अगले अनुप्रयोग में देखे थे। तो इतना बराबर क्या होगा कि E = σ/2 एप्सिलॉन। जो तीसरा अनुप्रयोग देखे होंगे वह इसे जानते होंगे। तो अब देखिए इसका उपयोग करके हम चौथे अनुप्रयोग को बहुत आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए अतः अब हम लिखेंगे अतः अब देखिए जो पहली प्लेट है, इस पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अब हम देखेंगे क्या होगी। पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो देखिए वही चीज़ हम पहले लिख लिए कि अतः पहले प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो देखिए बिंदु जो P है, एक बार मैं पुनः आपको ला रहा हूँ। देखिए जो यहाँ पर बिंदु P है, इस पहले प्लेट का इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लिख रहे हैं। तो देखिए पहले प्लेट का बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी कि E1 = σ/2 एप्सिलॉन। इसी प्रकार से हम ये लिख देंगे कि प्लेट दूसरे के कारण, अतः दूसरे प्लेट के कारण दूसरे प्लेट के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दूसरे प्लेट जो था उसे हम किससे व्यक्त किए थे, E2 से, तो उसकी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यही हो जाएगी E1 σ/2 एप्सिलॉन। तो दोनों की मतलब दोनों E1 = σ/2 एप्सिलॉन, E2 = σ/2 एप्सिलॉन, यह हो गया। अब देखिए ये जो दोनों प्लेटें हैं ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के विपरीत हैं। तो देखिए यहाँ पे बिंदु P पे जो है E1 और E2, इसे ध्यान से देखिए, इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत है। और जब इनकी दिशाएं विपरीत हैं इन्हें क्या कर देंगे, इन्हें हम आपस में घटा देंगे। तो यही लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो अतः लिख देंगे अतः बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जब परिणामी की बात करेंगे तो दोनों की दिशाएं विपरीत है, दिशाएं विपरीत होने के कारण हम इन्हें क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो E1 = E1 - E2। तो जब दोनों E1, अब देखिए हम E1 का जो मान हो उसे रख देंगे और E2 का जो मान हो उसे रख देंगे। तो σ/2 एप्सिलॉन फिर -σ/2
2 एप्सिलॉन। अब देखिए दोनों समान हैं और ऋणात्मक हैं तो आपस में कट जाएंगी और आ जाएगा क्या, E इक्वल टू 0। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जो प्लेटों के बाहर जब हम विद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे तो 0 आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम प्लेटों के अंदर देखेंगे तो एक चीज़ आप यहाँ पे जान लीजिए, एक मिनट में आपको दिखा दूँ। यहाँ पर देखिए जब अगर हम बाहर की बात करेंगे तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 हो जाएगा। अब फिर हम प्लेटों के अंदर देखेंगे तो E1 इक्वल टू वही आएगा जो यहाँ पे आएगा और यहाँ पे आएगा E2 इक्वल टू, बस इनकी दिशाएं समान हैं तो ये जुड़ जाएंगे आपस में। तो हम क्या लिखेंगे, देख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए बिंदु Q जो है, जो बिंदु Q है, बिंदु Q प्लेट के अंदर स्थित है। बिंदु Q जो है प्लेट के अंदर स्थित है। अतः जिस तरीके से हम E1 E2 बराबर ज्ञात किए हैं प्लेट के बाहर के लिए, वही प्लेट के अंदर भी होगा। तो हम एक प्रकार से आप लिख लीजिएगा, हम लिख दे रहे हैं E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, और फिर इसी प्रकार से E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। बस देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे जब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो यहाँ पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जुड़ जाएगी, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं समान है। यहाँ पर विपरीत थी इसलिए हम घटा दिया और इसके 0 आ गया। अब देखिए जब अब हम जब परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो देखिए कितना होगा। तो अब देखिए बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु Q पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो बिंदु Q यहाँ पे था, अब वहाँ पे हम परिणामी जब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो दोनों जुड़ जाएंगे। तो E1 प्लस E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, E बराबर क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं समान है। यहाँ पे हम घटाए क्यों, क्योंकि इन दोनों की दिशाएं विपरीत हैं। तो जब दोनों का हम मान रखेंगे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, फिर यहाँ पे सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन, तो ये दोनों जुड़ जाएगा। और दोनों जुड़ने के बाद क्या हो जाएंगे कि सिग्मा 2 सिग्मा, क्योंकि हर समान है तो इसके बाद 2 सिग्मा 2 एप्सिलॉन, तो इसके बाद घट के आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन। तो जो यहाँ पर प्लेट के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो प्लेट के जो अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी वह इतना ही आएगा, E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और जब प्लेट के बाहर हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आएगी 0, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों की दिशाएं विपरीत थी। तो आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो गॉस का चौथा अनुप्रयोग है वह क्या था। इसमें मात्र केवल एक ही चीज़ को आपको ध्यान दे रहा है कि जो यहाँ पे इस प्लेट और यहाँ पे बिंदु P और Q पर विद्युत क्षेत्र की दिशाएं क्या होंगी, और बिंदु Q पर तो देखिए जब पहले प्लेट का नाम निकालेंगे तो इसकी दिशा, एक चीज़ आप केवल कॉन्सेप्ट में याद कर लीजिए कि जो पहली प्लेट है इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की जो दिशा हो वह हमेशा क्या होगी, प्लेट से बाहर की तरफ होगी। चाहे यहाँ पे देख लीजिए प्लेट के बाहर, यहाँ पर भी देख लीजिए प्लेट के बाहर। और जो दूसरा प्लेट है चाहे आप अंदर निकलें चाहे बाहर, इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो होगी हमेशा अंदर की ओर, मतलब प्लेट की तरफ होगी। यहाँ पर देखिए प्लेट की तरफ, यहाँ पर भी देखिए प्लेट की तरफ। तो अब आप कह सकते हैं कि जो प्लेट के बाहर विद्युत क्षेत्र होगा वह 0 होगा और प्लेट के अंदर जो होगा E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन होगा। तो यही था गॉस का चौथा अनुप्रयोग। अब आएगा गॉस का 5वां अनुप्रयोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।